बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमारे साथ हैं 92 पे बराहे रास्त सवेरे पाकिस्तान में। आज का प्रोग्राम का आगाज हमने फुल पॉजिटिविटी के साथ करना है क्योंकि जो सुबनामा में आप खबरें सुनेंगे और आज का आलमी दिन जो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह प्रोग्राम में आप चल की बात करेंगे, लेकिन आज पूरी दुनिया में स्मोकिंग के हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है। 80 लाख लोग हर साल जो है तंबाकू नोशी से उनका डेथ हो जाती है। एंड ऑल्सो आज 31 ऑफ मई यानी कि मई 2022 का आखिरी दिन कल है 1 जून। 1 जून से आपके और हमारी जिंदगियों पे क्या क्या पहाड़ आने वाले हैं, क्या क्या ज़लज़ले आने वाले हैं, क्या क्या हमारे जो है वो आके इतनी खुशी के साथ आप बता रही हैं कि 1 जून के बाद इतनी महंगाई बढ़ने वाली, क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। शाहजेब और माया अभी आपको जो है सुबनामा का आगाज करते हैं, लेकिन पहले जरा पॉलिटिकल अपडेट के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी जो है कुछ बात की और कल वो लॉयर्स के साथ जो है वो पेशावर में थे, तो उन्होंने कहा कि जी खून खराबे का खदशा था, इस वजह से मैं वापस लौट गया। हम देख रहे थे हथियार सामने से भी आ रहे हैं, तो हम उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया शाहजेब कि हमारे लोगों के पास भी हथियार थे। तो मैं इस बात से मुझे घबरा गए, वो जो कहते हैं ना घबराना नहीं है, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम खान साहब भी घबरा गए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वीडियोज आना शुरू हो गई हैं और उन वीडियोज में जैसा कि देखा जा सकता है कि सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है। उनके चंद कारकुनों के पास भी पिस्तौल थे, इस बात का भी एतराफ किया गया। हुकूमत ना रोकती तो 20 लाख लोग निकलने थे, ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा। इस बार पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ दे, पूछेंगे पुरअमन एहतजाज उनका हक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने ये मुतालबा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन वज़ीर आला महमूद खान ने अगले लॉन्ग मार्च में खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। ये एक बड़ी कल मैंने देखा और उनका अंदाज था कि जी पूरी फोर्स जो है वो इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। साथ में ये बयान आ जाना वज़ीर आला महमूद खान का, तो ये कुछ बातें मिलती हुई नजर आ रही है कि तैयारी किस किस्म की तैयारी होगी, क्या होने जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत रहे। साबिक वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब और चेयरमैन PTI, उन्होंने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में भी इंटरव्यू दिया है, उस हवाले से भी प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। लेकिन साहब जैसे कि माया ने बताया वज़ीर आला महमूद खान के हवाले से, तो उन्होंने साथ ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर भी पिछले लॉन्ग मार्च पर कारकुनों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का भी ऐलान किया। साथ में कल हम देख रहे थे तकरीब से खिताब कर रहे थे वो, और वकला वहां पर मौजूद थे बड़ी तादाद में, उस दौरान उन्होंने सारी बातें की। बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नर पंजाब के हवाले से भी बात कर लेते हैं जनाब। गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान के बाद पंजाब की 8 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने गवर्नर पंजाब से हल्फ लिया। गवर्नर पंजाब ने पहले मरहले में सूबाई वज़रा से भी हल्फ लिया, तो ये कल हल्फ की जो सेरेमनी थी वो भी निमट गई क्योंकि वो एक चीज एक पेंडिंग थी, आई गेस वो भी एक टिक हो गया, डन। लेकिन अगर हम अब बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, तो उन्होंने उनकी ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ कल शाहजेब, अगर हम उसकी बात भी कर लें थोड़ा सा। बिल्कुल, आज इजलास होगा, आज होगा, उनका काबीना इजलास होगा, मुल्क की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। साथ में फिर वज़रा जो है वो लॉन्ग मार्च, क्योंकि जाहिर बात है जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, उस पर भी बातचीत करनी है, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी जो वज़रा है उनकी राय ली जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उस पर भी बात की जाएगी, उस पर भी राय ली जाएगी वज़रा से। जो काबीना डिवीजन है उनका इजलास का 3 नुकाती एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है। साथ में आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म दौरा तुर्की के हवाले से भी काबीना अरकान को एतमाद में भी लेंगे और शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि 3 रोज़ा दौरे पर वो तुर्की जा रहे हैं, जबकि जो वज़ीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। उन पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है कि वो जो है वो दौरे कर रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, तो जाहिर है उनका काम है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। वज़ीर खारजा मिलना नहीं है तो और क्या, उन्होंने मिलना नहीं है, एग्जैक्टली, तो और क्या करना है। आगे हम एक बड़ा अफसोसनाक, बहुत ही तकलीफ देने वाला एक वाकया जो कल हमने सुना और समझ नहीं आया कि हम उस पर रिएक्शन क्या दें। बहरहाल एक खबर है वो आपके सामने आपसे जरूर शेयर करते हैं। ट्रेन में खातून से इज्तिमाई जो ज्यादती का वाकया, अगर हम बात करें उसमें, तो दरिंदे जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन उस बच्ची का छोटा सा उन खातून का है कि अब रिसेंटली उनको डिवोर्स हुई थी, वो अपने बच्चे से जो है वो मिलने गई थी, वापस आ रही थी, तो उनके साथ ये वाकया पेश आया। बिल्कुल, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 3 दरिंदे जो हैं वो पकड़े गए हैं और मुलजिम ज़ुहैब, जाहिद और आकिब को मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे गए। उन छापों के
दौरान जो है इनको गिरफ्तार किया गया है और खातून मुसाफिर से ज्यादती के वाक़े पर ट्रेन मैनेजर को भी शोकॉज नोटिस जारी किया है। ये वाक़या जो पेश आया था इस हवाले से आपको थोड़ा सा बता दें अगर, तो मुल्तान से कराची ये ट्रेन जा रही थी, ज़करिया एक्सप्रेस, जिसमें ये पेश आए। 2 टिकट चेकर्स थे और एक जो थे वो इंचार्ज थे जिन्होंने कत्ल की धमकी देकर ज्यादती का निशाना बनाया इस खातून को, जिसके बारे में अब ये बातें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि उनको इंसाफ मिले, ये मुलजिम जो पकड़े गए हैं यही मुलजिमान हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। आमीन आमीन, बिल्कुल। और अगर हम बात करें आगे इस वाकये के बाद इंशाल्लाह हम और भी बेहतर न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये इस तरह की वो वाली दुआ है शाहजेब वली के अल्लाह करे उनको इंसाफ मिले। वेरी पेनफुल इंसिडेंट दैट हैपेंड। मुल्क में जरा बिजली के हवाले से ही बात कर लें, बहरान अभी भी जारी है, लोड शेडिंग हो रही है बगैर किसी इतला के। गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग का जो एक टफ, मैं कहूँगी अजाब, एक बहुत सख्त लफ्ज़ है शाहजेब, अगर हम देखें अजाब इसलिए क्योंकि उनके लिए लोगों को बीमार हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ज़ईफ हैं, हर तरह की है चैलेंज। लोगों के काम है, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने अपने कॉलेज जाना है, ये सब काम भी घर पे होने, खाना भी बनना है। लेकिन जब घर पे बिजली नहीं होगी तो मोबाइल, अब तो खैर वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इतने आप डिपेंडेंट हैं उस पर, क्या मोबाइल फोन चार्ज नहीं होंगे, आपके काम नहीं हो सकेंगे। और लोड शेडिंग हम देख रहे हैं मुसलसल बढ़ती जा रही है, गैर एलानी लोड शेडिंग भी की जा रही है। लाहौर, कराची, पेशावर, हर शहर में लोड शेडिंग, हर शहर में, पूरे पाकिस्तान में। शाहजेब साहब शुरू में पूछ रहे थे कि आप इतनी खुशी खुशी 1 जून से क्या होने वाला है, तो वो मैं खुश नहीं थी, वो सिर्फ शौक में थी मैं। और वो शौक वाली खबर ये थी कि महंगाई में पिसे अवाम एक बड़ा और जो है धचका और बोझ जरा पकड़ उठाने को और धचका लेने को तैयार हो जाए। लोड शेडिंग हो रही है लेकिन फिर भी धचका लगने वाला है। धचका डेफिनेटली, यही लोगों की शिकायत है कि घर में, हमारे दुकानों में, हमारे कारोबार में, हमारे जिंदगी में बिजली है ही नहीं, ठीक है, और उसके बावजूद बिल जो है वो बढ़ के आ रहा है और बराबर आ रहा है और उतना ही आ रहा है जब बिजली आती थी। तो 1 जून से बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। यानी कि ये कह सकते हैं कि फिर बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है अगर उसकी बात करें तो वो 16.5 रुपए फी यूनिट से बढ़कर 24 रुपए तक जा सकता है। तो फिर खुद सोचें कि ओवरऑल आपके बिजली के बिल पर कितना फर्क पड़ेगा, आपका बिल अभी जितना आता है उसके बाद कितना आएगा अगर फी यूनिट ऐसे बढ़ जाता है। साथ में आपको ये भी बताएं कि तकसीमकार कंपनियों की दरखास्तों पर समाअत भी मुकम्मल कर ली गई है और रवां हफ्ते ही फैसला इसका मुतवक्के है, जबकि कीमतों में इजाफा मरहलावार हो सकता है। लेकिन खैर मरहलावार हो या एक साथ हो, लेकिन बात तो ये कि ये इजाफा हुआ तो एक और बोझ अवाम पर पड़ेगा। पेट्रोल का बोझ तो हम देख रहे हैं जिसमें अभी भी ये बातें की जा रही हैं कि मजीद बढ़ सकता है पेट्रोल की जो कीमत है, और साथ में अगर बिजली का यूनिट ही बढ़ जाएगा तो फिर बिजली की कीमतें कहाँ जाएंगी, फिर आपके बिल कहाँ तक जाएंगे। लोगों की आमदनी उतनी ही है, बिल्कुल, लेकिन जो ओवरऑल प्राइसेस नहीं बढ़ रही ना, प्रॉफिट्स तो नहीं बढ़ रहे ना, इनकी आमदनी, इनफ्लो तो नहीं बढ़ रहा, सिर्फ आउटफ्लो बढ़ा चला जा रहा है। उस सिचुएशन में जहां पर पेट्रोलियम की प्राइसेस और उसके बाद अब बिजली की प्राइसेस, बिजली का ना होना, गाड़ी में फ्यूल ना होना, लोगों के पास कारोबार ना चलना और नौकरियां ना होना, यानी कि कहां पर हम खड़े हैं, कहां जाएंगे हम इसके बाद। खैर मैंने कल देखा एक अच्छी न्यूज आई कि थोड़ा सा डॉलर की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी बेहतर नजर आई थी। वो प्रोग्राम में आगे चल के डेफिनेटली आई शेयर विद यू। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई जनाब। अब हम यही बात कर रहे थे, अगर हम बात करें मतलब ओवरऑल जो आलमी मार्केट है उसमें भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में $2 से जायद का इजाफा हुआ है, जो कहा जा रहा है कि इन 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर अब आ गया है। वो फी बैरल कीमत $117 पर आ गई है। साथ में बरतानवी ब्रेंट $2.5 के करीब महंगा होकर $121 का फी बैरल हो गया है। तो ये कीमतें जो है इसमें भी इजाफा हुआ है। साथ में जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने इजलास में रूस पर मजीद पाबंदियों के लिए मुशावरत के 22 तेल कीमतों में इजाफा हुआ है। उनका ये कहना है कि जो पाबंदियां आयद की गई हैं उसके बाद ये इजाफा मजीद बढ़ गया है। अब शाहजेब जरा कुछ बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की। कल फवाद चौधरी साहब ने और सद उमर साहब ने कह दिया पार्लियामेंट की तरफ जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। कल उनका बयान, कल का स्टेटमेंट उन्होंने क्लियर कर दिया, यानी कि मुमकिन तौर पर जो मार्च है उसका खदशा में नजर आ रहा है इमरान खान साहब की जानिब से। और जो इस्लामाबाद इंतजामिया है उन्होंने भी एक बार फिर जो कंटेनर्स हैं वो पहुंचा दिए डी चौक पर, एक्सप्रेस हाईवे पर, फैजाबाद पर, मुख्तलिफ मकामात पर, क्योंकि इसका मतलब है कि वो भी एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब, क्योंकि कल जो खिताब कर रहे थे उसमें भी हमने देखा उन्होंने इशारा दे दिया है कि वो दोबारा निकलने वाले हैं और अब पूरी तैयारी के साथ निकलने वाले हैं। अब ये तैयारी किस किस्म की होगी, क्या एक बार फिर हम सड़कों पर तसादुम देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या वाकई हुकूमत एक बार फिर रोकने की कोशिश करेगी कंटेनर्स लगाकर और पुलिस फोर्स इस्तेमाल कर कर, क्योंकि हमने जो कुछ देखा है पिछले एक हफ्ते में, मेरा नहीं ख्याल ये दोबारा होना चाहिए। एक गलती हो चुकी है, उसमें जान भी जा चुकी है किसी की और साथ में लोग जख्मी भी हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत 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 अच्छी
अच्छी बात की शाजिद, गॉड ब्लेस यू के जिस तरह हमने देखा, जिस तरह हमने जिक्र किया, लोगों ने अपनी जिस तरीके से भी, कोई भी फीमेल्स के साथ हो, सीनियर्स के साथ हो, हमारी मोहतरम लोगों के साथ हो, पुलिस के साथ हो, पुलिस के शेलिंग का असर उनको भी तो हो रहा था, उनके खुद के ऊपर जो है वो उन्होंने सफर किया। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस हैं इस वक्त। क्या सिनेरियो है इस्लामाबाद में, हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ बिलाल आफरीदी से जानते हैं कि जनाब ब्लू होने की क्या तैयारी है, क्या वहाँ पे इश्तिहार लग गए हैं, क्या वहाँ पे लोग जमा होना शुरू हो गए, इज्तिमा इस्लामाबाद में इस तरह दाखिल होगा, क्या अपडेट है, प्लीज जी हमें बताइएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो इस्लामाबाद के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर पहले ही 2 दिन पहले ही कंटेनर जो हैं वो रख दिए गए हैं और 2 दिन कबल रात से ये कंटेनर जो हैं वो रखना शुरू किए गए। इस वक्त हम इस्लामाबाद फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद है, जहाँ पर दोनों अतराफ में जो है वो कंटेनर्स रखे गए हैं, रोड साइड पर रखे गए हैं। अभी तक रोड जो है वो बंद नहीं की गई। इसी तरह फैज़ाबाद जो इंटरचेंज है नीचे, पुल के नीचे, यहाँ पर भी कंटेनर जो हैं वो ऑलरेडी पहुँचा दिए गए हैं। इसके अलावा जो लाहौर साइड से GT रोड से जो रावलपिंडी शहर में एंट्री है वहाँ पर भी कंटेनर्स पहुँचा दिए गए और इस तरह मोटरवे से जो इस्लामाबाद में का एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर भी कंटेनर्स पहुँचा कर ऑलरेडी साइड पर रख दिए गए। जबकि अगर रेड जोन की बात की जाए तो रेड जोन हमेशा से ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहता है। डी चौक की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 2 माह से मुसलसल कंटेनर रख कर जो है वो बंद रखा गया है। इसके अलावा नादरा चौक है, सरीना चौक है, मैरियट और मरगला रोड का रास्ता है जो रेड जोन के एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन तमाम रास्तों पर भी कंटेनर्स जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। इससे कबल जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था तो रेड जोन के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला रखा गया था मरगला रोड का, लेकिन जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हुआ और PTI के वर्कर्स जब दाखिल हुए डी चौक की तरफ जब करीब पहुंचे तो उस रेड जोन के जो एक वाहिद रास्ता था मरगला रोड का उसको भी बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पुलिस की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो दीगर अजला से जो पुलिस मंगवाई गई थी वो भी हाल इस्लामाबाद में मौजूद है। रिजर्व जो है वो इस्लामाबाद में ही रखी गई है, अभी तक अपने इजला में दीगर अजला से जो पुलिस फोर्स मंगवाई गई है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है। कंटेनर्स भी पहुंचाए गए हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तैयारी की गई है। मुमकिन तौर पर खदशा जो जाहिर किया जा रहा है कि अगर लॉन्ग मार्च होती है तो हुकूमत की ये तैयारी है। इस वक्त बिलाल अफरीदी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस्लामाबाद से जो वहाँ की सूरत हाल है। खैर, सियासी मामलात पर और भी बातें हैं, कुछ गेस्ट भी होंगे, उनसे भी बातें करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी गेस्ट हैं जिनसे मुलाकात करानी है। बिल्कुल ऐसा ही पॉलिटिकल अपडेट वादा रहा इंशाल्लाह हमारा कि अल्लाह की अगर रजा हुई तो आपको डेफिनेटली पॉलिटिकल अपडेट और किसी सीनियर पॉलिटिशियन से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन जिससे मुलाकात करवा रहे हैं उनका ताल्लुक भी मुल्तान से है और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ बिकॉज VJ रही हूँ, लेकिन बहुत ही लोगों को मोहब्बत लोगों को दी, मोहब्बत लोगों से समेटी, बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए म्यूजिक इंडस्ट्री को। फिर उसके बाद उन्होंने अपना सफर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक चेंज लेकिन फिर भी हम अभी सियासत से निकले नहीं, क्योंकि उन्होंने सपोर्टर्स के लिए ना PTI के लिए उन्होंने एकदम से वो ट्रैक चेंज करके वो एक और ट्रैक पे भी आ गए। वो PTI के बहुत बड़े सपोर्टर, उन्होंने गाना भी बनाया, बिल्कुल तराने बनाए हैं PTI के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए PTI सपोर्टर्स का। और अक्सर हम उनको जलसों में देखते हैं। हम बात कर रहे हैं, अब तो आप फुटेज में भी देख चुके हैं, नजम शिराज की। और नजम शिराज को हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं, उनके गाने भी सुनते आ रहे हैं। अब बहुत उनके फैंस हैं पाकिस्तान भर में, इवन दुनिया भर में। और मारूफ गुलकार नजम शिराज की हम जो बात कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं, उनसे बहुत सारी बातें पूछनी भी हैं। जब वो जलसों में परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सपोर्टर्स है ना PTI के, वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। मैंने तो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स देखे हैं और खुद इन लोगों के, मतलब मैं एंकरिंग भी करती थी, तो मैंने तो देखे अभी हजारों की तादाद। तो फॉर हिम डीलिंग विद क्राउड्स इज नॉट अ बिग डील। उनके लिए तो बैक ऑफ हिज हैंड की बात सी बात है। बट PTI में आना वो एक सपोर्ट, एक ऑब्वियसली एक बिल्कुल यूर राइट, बिल्कुल एक नई चीज है। तो उनसे बात करते हैं जनाब। बिकॉज आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमने आपको काफी अरसे बाद देखा है और साथ में ये भी बताएगा कि खान साहब के जलसे में देखा, इससे पहले आप कहाँ गायब रहे हैं और आजकल क्या कर रहे हैं? जरा कुछ हमें पहले अपडेट करें, फिर आपसे मजीद बातें करें हम। जी, थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं पाकिस्तान में अक्टूबर से हूँ। उसी ईद मिलाद के लिए मैं आया था एक हफ्ते के लिए इंग्लैंड से, लेकिन फिर जब पाकिस्तान के जो हालात थे और मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ यूथ के लिए कुछ मोटिवेशनल और माइंड मेकिंग का प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं यहीं ठहर गया। एंड देन आई मूव्ड टू इस्लामाबाद और
बहुत ही गहमा गहमी के ये 5-6 महीने गुजरे हैं और इसमें मैंने कोशिश की है कि जो इतना अरसा मैं पाकिस्तान में इतना एक्टिवली काम नहीं कर सका, ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे तो मैं हमेशा मोटिवेशनल मैसेजेस दे ही रहा था, लेकिन इन 5-6 महीनों में मैंने काफ़ी कोशिश की है ज़्यादा काम करने की। और इस वक्त भी मैं 2-3 नए एंथम्स बना रहा हूँ होप के लिए, क्योंकि होप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बर्दाश्त की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्र की इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम सबको। और जलसों में जाने का मकसद भी यही था कि एक पॉजिटिव मैसेज एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट, नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर, बल्कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट एज अ सोशल वर्कर, वहाँ पे एक अच्छा मैसेज दिया जाए, बिकॉज आई कैरी अ मैसेज ऑफ दीन ऑल्सो। सो इसलिए मेरी हमद ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, अल्लाहू, मेरा नया एंथम मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सारे मैसेजेस जिससे जो जोड़ते हैं लोगों को, बिकॉज ज़रूरी है, तोड़ना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। बहुत अच्छा लगा नजम भाई कि आपने होप की बात की, आपने बर्दाश्त की बात की कि लोगों में बहुत ज़्यादा कमी जो है वो पाई जा रही है, देखी जा रही है, और हम बारहा बर्दाश्त के ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा हम बात कर रहे हैं। रिसेंटली हमने बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर दिया अबाउट टॉलरेंस, बट इस वक्त जो माहौल चल रहा है नजम भाई, लोगों में आपस में जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर जो बहस चल पड़ी है, घरों में आप होते हैं तो आप आपस में लड़ झगड़ जाते हैं, अपने सपोर्टर के आप जो है वो सपोर्ट करते हैं, आपको हक है, लेकिन आपस में तनाज़े होता है तो वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, नाराजगियां हो जाती है, तल्ख कलामी हो जाती है, लोग घरों में झगड़े हो जाते हैं। ये एक अच्छा असर नहीं छोड़ रहा है। आपकी नज़र में इस मौजूदा सूरत हाल को किस तरह देखते हैं आप? मत पूछें, बहुत ज़्यादा पेन की कैफियत है, बहुत ज़्यादा इस्तराब, बेचैनी और तकलीफ में है इस वक्त पूरी नफ्सियात। पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अपने हालात से तो लड़ना अल्लाह ने सिखा दिया है, लेकिन जो हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान के हम सब पर और मेरी ज़ात पर खुसूसन बहुत एहसानात हैं, और पाकिस्तान को की वजह से और पाकिस्तानियों की वजह से मैं दुनिया के हर कोने में, हर कॉन्टिनेंट में गया हूँ परफॉर्म करने के लिए, और दिल बहुत ज़्यादा दुखता है जब पाकिस्तान फिर एक टर्मोइल में आ जाता है, थोड़े अरसे के बाद चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, फिर 2 स्टेप वापस आता है। मुझे मुशर्रफ साहब का दौर याद है, पाकिस्तान एक राइज आया था, इकोनॉमी से लेके हर चीज़ में एक रिप्रेजेंटेशन, वो भी बड़ी दबंग दुनिया में रिप्रेजेंटेशन करते थे पाकिस्तान की, बट बहरहाल एक जनरल थे तो जाहिर है क्रिटिसिज्म भी होता था। फिर अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ऐसा डेमोक्रेटिक लीडर दिया इमरान खान की सूरत में, जिसकी अपील दुनिया में एक पॉलिटिशियन की नहीं थी, और पाकिस्तान में भी उनकी अपील एक पॉलिटिशियन की नहीं बल्कि एक स्टार जिसको लोग लुकअप करते हैं, और एक बहुत क्लीन पर्सनैलिटी जो किसी भी स्कैंडल्स में, मतलब सोशल्स जो होते हैं, करप्शन और इस तरह के उस तरह के नहीं, फिर दुनिया में जिस तरह रिप्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ जगहों पर, तो दुनिया में मूव करते हुए एक अच्छी फीलिंग आती थी कि वी हैव अ लीडरशिप जो एजुकेटेड है, जो रिलेट करता है ना सिर्फ पाकिस्तान की यूथ के साथ बल्कि दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसको कान देती है, सुनती है, उसकी बात को सीरियस लेती है। और पाकिस्तान में भी एक स्टेबिलिटी नजर आ रही थी। जब मैं आया और मैंने खुद अपनी आंखों से विजिट किया और जाकर देखा, फ्रॉम हेल्थ कार्ड टू शेल्टर्स टू, मुझे डॉक्टर्स मैसेज करते थे मेरे दोस्त कि आज हमने एक ऐसी फैमिली की सर्जरी की है जिन्होंने कभी ऐसा अस्पताल ही नहीं देखा था, और उनकी आंखों में आंसू थे, हालांकि वो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बट दे वर फीलिंग गुड अबाउट इट। और अब पिछले कुछ अरसे से आई हैव पर्सनली नथिंग अगेंस्ट एनीवन, लेकिन एक वो जो स्टेबिलिटी थी उसको धचका लगा है, वो हुई है। इकोनॉमी सारी आपको पता है उसका क्या हाल है, लोग फिर बेचारे परेशानी में आ गए। भाई ये भी साथ में बताएगा, पीटीआई के लॉन्ग मार्च हुआ, आप बाहर निकले, अगली मार्च में भी निकलेंगे? पेशावर से पूरी रैली के साथ इस्लामाबाद आया था, तकरीबन 14 घंटे की ड्राइव, जिसमें से बेशतर वक्त हम रुके रहे, बाहर निकल आते थे,
लोगों से मिलते थे, पिक्चर्स भी खिंचवाते थे, फिर हमें उन्होंने बड़ी खातिर मदारत भी कर रहे थे सब। आपको पता है पख्तूनख्वा के लोग बहुत ही मेहमान नवाज भी हैं। तो मैं और सलमान अहमद हम दोनों साथ आ रहे थे पूरी रैली के, और ये एक बहुत ही बड़ी रैली थी। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वापस आने के बाद अगले 1-2 दिन में जब लोगों से बात हुई तो किसी को अंदाजा ही नहीं था कि कितना बड़ा क्राउड उस दिन इस्लामाबाद में आया है। जो जाहिर है उसके बाद वो धरना कॉल ऑफ हो गया, तो हम नहीं पहुंचे। अच्छा भाई, क्या बात है इमरान खान साहब में ऐसी जो आप उनको सपोर्ट करते हैं? व्हाट इज दैट वन थिंग? आज अल्लाह रिमाइंडर दे रहा है, इमरान खान के अंदर लाख बताइयां हो सकती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इमरान खान की शक्ल नहीं देख रहा, मैं उस आवाज को देख रहा हूँ, उस मैसेज को देख रहा हूँ जो वो कैरी कर रहे हैं, फलाही मुमलिकत का, यानी फलाही रियासत का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तालीमात को प्रोपोगेट करने का, दुनिया में इस्लामोफोबिया को टैकल करने का, कि हमारी एक वॉइस हो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक शऊर बेदार करने का, पाकिस्तान को रिमाइंड करवाने का कि हम किस बेस पर बने थे, पाकिस्तान का मतलब क्या। इसलिए मैं 2014 में भी उसका हिस्सा बना था धरने का, 40 डेज में रहा था वहां पे, और इस दफा भी मैं जहां जहां मुझे मौका मिलता है और मेरे पास टाइम होता है, आई बी अ पार्ट ऑफ इट, ताकि कल को अगर पाकिस्तान में कोई भी अच्छी तब्दीली आती है तो हम अपने बच्चों को ये कह सकें कि बेटा हम वहां पर थे और मैंने ये रोल प्ले किया था, और अल्लाह को मैं गवाह कर सकूं कि या अल्लाह, जो मेरे हाथ में था, जो मेरी कैपेसिटी में था, मैंने अपनी पूरी नीयत के साथ, मेरा कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, ना ही कभी कोई इस तरह का इंसेंटिव या कोई इंटरेस्ट के लिए हम गए, वॉलंटरीली जाता हूं। और कोई भी ये आवाज लगाएगा, इमरान खान नहीं सिर्फ, कोई भी अगर लीडर ये आवाज लगाएगा अगेंस्ट करप्शन और पाकिस्तान की एक्चुअल बुनियाद को रिवाइव करने के लिए, मैं उसके साथ खड़ा हूँ जाकर इंशाल्लाह। गुड टू नो, गुड टू नो। नजम भाई, आप हमारे साथ हो, आपसे कुछ ना सुना जाए तो गलत बात होगी। आपके फैंस के लिए, आपके चाहने वालों के लिए हम कुछ सुनना चाह रहे हैं आपसे जरा। जो नया एंथम है जो मैंने जलसों पे भी परफॉर्म किया था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये मैसेज जो है ये पाकिस्तान की अवाम के लिए है और अवाम की तरफ से है, यानी सपोर्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। इस बेस के ऊपर मैंने ये एंथम लिखा था, और ये 2009 में बनाया था, लेकिन उसकी नौबत समझ ले अभी आई और उसको रिलीज अभी किया है। उसका एक शेर मैं सुनाता हूँ, खास तौर पे आज के हालात के लिए। अपनी सोच को रुकने ना दो, जज्बात को फटने न दो, अपनी सोच को रुकने न दो, जज्बात को फटने न दो, जोश के साथ जोश हो तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हम कौम बनकर संग हो, चाहे रास्ते कितने ही कठिन हो, चाहे मईशत कितनी ही तंग हो, जब करप्शन से हमारी जंग हो, तो फिर डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया नजम शिराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार, प्लीज डू स्टे विद अस। अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है जो आपसे डिस्कस करना है।
बताने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और मैं अभी यही याद कर रहे थे कि प्रोग्राम में हमने अवाम, आप सब लोगों से जो हमें देख रही है, हमने उनसे वादा किया था कि हम सियासी सिचुएशन पे डेफिनेटली बात जैसे करेंगे। कि खदशा जाहिर किया जा रहा है लॉन्ग मार्च का भी, और तैयारियां भी Yes. हमने आपको दिखाई कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत है, इंतजामिया है, वो भी कंटेनर्स लगा रही है, पुलिस फोर्स बुला रही है, मुख्तलिफ अजला से वहां पर पहुंच रही है पुलिस फोर्स। साथ में अब जो रास्ते हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं या बंद किए जा सकते हैं। तो इसी मामले पर बात करनी है कि अब जो 6 दिन का अल्टीमेटम इमरान खान साहब ने दिया था वो तो खत्म होने को है, तो उसके बाद अब क्या होने जा रहा है, अब क्या प्लानिंग है। तो हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ हसनान खाबर साहब ने। हसनान साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटम का वक्त तो खत्म हो गया है तकरीबन, तो अब क्या प्लान है, क्या कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से? जी शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें बिल्कुल इस वक्त हमारी जो हिकमत अमली है वो ये है कि आपको पता है कि जिस तरह पिछली दफ़ा हुकूमत ने रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके हमें हर जगह रोकने की कोशिश की, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, बूढ़ों को, बच्चों को, ख़वातीन को, किसी को नहीं छोड़ा। तो ये जब हुकूमत ऐसे हरबे आजमाती है तो ये बेसिकली एक लगता ये है बादियों नज़र में कि उनकी ख्वाहिश ये है कि लोग मुश्तइल हों और कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो कि मुल्क में बदअमनी हो और वो उसके पीछे छुप सकें। ये भी जाहिर करता है कि जमहूरी तौर पे वो बहुत कमज़ोर हैं। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम अदालत में जाएं और जो हमारा बुनियादी जमहूरी हक़ है उसको वैलिडेट करें और हुकूमत के हाथ बांधें कि वो इस तरह के गैर जमहूरी हथकंडे जो है वो इस्तेमाल ना करे, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह मार्च करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट में हमारा जो ये राइट है इसको तस्लीम किया जाएगा और इस सिलसिले में अदालत जो है वो डायरेक्शन इशू करेगी। अगर अदालत का फैसला इससे कुछ हटके होता है, जाहिर है कि अदालत के फैसले के हम भी पाबंद हैं, तो उसकी रोशनी में फिर मज़ीद फैसला किया जाएगा। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हम लोगों ने अवाम की अदालत में जाना है और हमारा जो मुतालबा है फौरी और शफाफ इलेक्शन, इंशाल्लाह हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा हसन साहब, बारहा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब एक बात को जरूर कह रहे हैं कि हम तैयारी से नहीं गए थे, अब हम तैयारी से जाएंगे। तो क्या पहले तैयारी नहीं थी, इस बार क्या तैयारी, हम क्या समझे आम आवाम के, क्या तैयारी से जाएंगे? खुदा न खास्ता कोई मतलब काउंटर स्ट्राइक की तैयारी होगी, किस तरह की तैयारी, कुछ बता सकेंगे प्लीज? देखिए, पहले तैयारी ना होने का मतलब ये है कि हमने पिछले 3.5 साल जब हुकूमत की थी तो आपको पता है कि तमाम सियासी जमातों ने वक्तन फ़वक्तन अपने इस जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किया था, मार्चेस भी किए थे, जलसे भी किए थे, और हमारी हुकूमत ने उनको हर मुमकिन सपोर्ट किया था। हमारा ख्याल था कि शायद ये कुछ रुकावट डालेंगे, लेकिन जिस बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया है ये हमारे रहमो गुमान में नहीं थी, और इसीलिए जाहिर है कि कई जगह पर लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब जो तैयारी है वो हर लिहाज से तैयारी है। उस तैयारी के अंदर ये भी शामिल है कि हम अपने जो मैंने आपको पहले बताया कि अपने कानूनी और आईनी हक़ का इस्तेमाल करें, अदालतों में भी जाएं, और लोग इस नीयत से निकलें कि अगर उनको रास्तों में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा तो वो कैसे सस्टेन करेंगे। पानी है, सप्लाईज है, वो चीज़ें हैं। सो ये हमें पता होना चाहिए कि चांसेस हैं कि स्मूथ राइड ना हो। खबर साहब, इसके साथ साथ हमें तो एक बयान ये भी सुनने को मिला जो कि महमूद खान साहब ने दिया है कि हम केपीके की फोर्स भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ये तैयारी कोई इस किस्म की तो नहीं है? नहीं, देखिए मैं बात ये बड़ी आपको वाज़ेह कर दूं कि किसी किस्म के हम रियासती टकराव में ना जाना चाहेंगे, ना हम कभी गए हैं, ना हमारा ऐसा कोई माजी है। और हुकूमत की ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि कोई ऐसी बदअमनी या इंतशार का कोई ऐसा मौका पैदा हो ताकि वो उसके पीछे छुपें, लेकिन हमने पुरअमन मुजाहरा करना है, अपने कानून के दायरे में रह के अपने हक़ का इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारी ये दरख्वास्त है हुकूमत से कि वो हमें हमारा जमहूरी हक़ इस्तेमाल करने दे और हुकूमत गैर कानूनी हरबे ना इस्तेमाल करे, क्योंकि क्राउड अगर मुश्तइल हो जाए तो कई दफ़ा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ऐसा मौका नहीं आएगा और हम इसको बड़े पुरअमन तरीके से इस मुजाहरे को लेकर चलेंगे। ठीक ठीक ठीक। अभी कुछ और भी खबरें गर्दिश कर रही हैं हसन साहब के इमरान खान साहब जो हैं वो शेख रशीद साहब से नाराज हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है या सिर्फ ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है जी, ये ऐसी बातें बना रहे हैं लोग। कभी कहते हैं कि जी कौमी असम्बलियों में वापस आने का प्रोग्राम बन गया है, कभी कुछ कहते हैं। ये इस किस्म की चहम गोइयां अफवाहें बेपर की लोग उड़ा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं।
अच्छा, कंटेनर्स लगने की खबर आ गई है जी, कंटेनर्स लग रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, कंटेनर्स वगैरह तो अवाम ने जो लश्कर था वो तो हटा दिए थे, तो इस दफा आपने कहा है कि सप्लाईज वगैरह उस हिसाब से जो है वो तैयारियां होंगी, खुदा न खास्ता कोई इंतशार, खुदा न खास्ता कोई जो है वो बहस मुबाहिसा या इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंचने की कोई तैयारी नहीं है, गॉड फॉरबिड। देखिए, हर मुमकिन तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं और पिछला जो हमारा तजुर्बा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, उससे सीख भी रहे हैं। लेकिन ये जो कंटेनर रख रहे हैं ना, इस कंटेनर से वो अवाम को शायद नहीं रोकना चाह रहे, वो अपने खौफ को छुपाना चाह रहे हैं। अवाम का जो रेला और समुंदर निकलता है तो ये कंटेनर उनको रोक नहीं सकते, ये तो उस दिन नहीं रोक सके, तो आप जब ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे तो क्या रोकेंगे। लेकिन हमारी, मैं आपको फिर ये कहूँगा कि कोशिश ये है कि कहीं कोई ऐसा माहौल पैदा ना हो कि हुकूमती इदारे, रियासती इदारे और अवाम जो है वो आमने सामने हों, इससे मुल्क का नुकसान होगा, इससे कौम का नुकसान होगा, और ये हम लोग नहीं चाहते। ठीक है हसन खबर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और खैर ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पुरअमन एहतजाज की अब सबको राइट है, सब निकल सकते हैं सड़कों पर, एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म का तसादुम नहीं होना चाहिए और इस किस्म का इमलाक को जलाना भी नहीं होना चाहिए, ना ही इस किस्म की जो रवैया है हुकूमत की जानिब से वो होना चाहिए। अब पुरअमन एहतजाज अगर कोई कर रहा है तो ये उनका राइट है, वो कर सकता है। खैर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंटरनेशनल खबरें भी शामिल हैं। इंटरनेशनल खबरें तो नहीं है, लेकिन अभी एक बड़ी क्यूट सी खबर है और वो ये है कि कराची में दुनिया की सबसे छोटी खूबसूरत गाय की आमद हुई है जनाब। इनकी जो लंबाई है ना वो सिर्फ 58 सेंटीमीटर है और इनका जो नाम है वो रानी रखा गया है। और ये रानी जो है सोशल मीडिया पे बहुत बड़े स्टार बन गई हैं और बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और हमारे जो टीम के मेंबर हैं, जहाँ सारे मजेदार बातें जो है वो काशिफ भाई जो है ना करके आ जाते हैं घूम घूम के, और गए थे काशिफ सज्जाद हमारी टीम मेंबर, वो गए और छोटू मोटू क्यूट और रानी से मुलाकात करवाई। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्यूट बताया था कि इस मंडी सीजन में आपके लिए बहुत सरप्राइजेज हैं। इस बार भी एक ऐसा ही सरप्राइज है क्योंकि पाकिस्तान को एक मुनफरिद एजाज़ मिला है। दुनिया की सबसे छोटी गाय पाकिस्तान में आ गई है। उसकी उम्र कितनी है, दांत कितने हैं, हाइट कितनी है, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं। दुनिया की सबसे छोटी गाय कराची में है। और ये क्यों सबसे छोटी है, क्योंकि सुनने में तो यही था कि बांग्लादेश की सबसे छोटी गाय थी, लेकिन अब ये कैसे दुनिया की सबसे छोटी गाय है, इसकी हाइट कितनी है, इसके मालिक हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुर्तज़ा आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई, हमें तो पता था कि वो जो दुनिया की सबसे छोटी गाय है वो बांग्लादेश की है, ये कैसे छोटी हो गई? ये आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। बांग्लादेश की जो गाय है वो 20 इंच की थी और वो अगस्त 20 में 2021 में मर चुकी थी। तो अब इसकी हाइट कितनी जो है ये 58 सेंटीमीटर है और ये इस वक्त दुनिया की सबसे छोटी गाय है। इसके अलावा इंडिया की है वो इससे थोड़ी बड़ी है, 61 सेंटीमीटर है। तो इस वक्त ये दुनिया की सबसे छोटी गाय है, 58 से। आपने कितने की ख़रीदी और कहाँ से लेकर आए इसे? ये हमने ख़रीदी थी यहीं करा सिंध से, और हमने फिर अपने बाड़े में रख ली थी फार्म पे, फिर वहीं पे दी है। अब वहाँ से हम लेकर आए हैं इसको। नाम इसका रानी है, तो इसके नखरे भी रानियों वाले हैं? बिल्कुल, इसका हमने नाम रखा हुआ है रानी पाकिस्तानी। तो रानी पाकिस्तानी की खुराक क्या है? रानी पाकिस्तानी की खुराक ये है कि ये सुबह दूध पीती है और फिर इसका नॉर्मल खाना होता है, देसी घी में इसको हम खाना वाना देते हैं, और फिर रात में दूध पीती है। अब कुछ दिनों से रानी पाकिस्तानी के सोशल मीडिया पे बड़े चर्चे हो रहे हैं, क्या कोई कीमत लगी है इसकी अब तक? लोगों ने ऑफ़र लगाई है, एक साहब में उन्होंने 1.5 करोड़ लगाई थी, एक ने 2 करोड़, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं अच्छी कीमत लगे तो कोई फिर हम। 1.5-2 करोड़ कम है, आपके मुताबिक क्या अच्छी कीमत हो सकती है? ये तो शौक़ के ऊपर है ना, कोई भी शौक़ किया, जैसे हमने भी शौक़ में लिए ये, तो कोई शौकीन आएगा वो भी अच्छे पैसे लगाएगा, ले ले हमसे।
अच्छा, हमने देखा कि सिर्फ आपको ये छोटी गाय का ही शौक़ नहीं है, आपके दीगर जानवर भी बड़े प्यारे हैं। तो आज लोगों के लिए जो कराची वाले हैं, जो जानवरों से प्यार भी करते हैं, और जैसे ये बकरा ईद का सीज़न आता है लोग घरों से निकल पड़ते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, तो उनके लिए आज क्या कुछ है आपके पास? हमारे पास मुख्तलिफ जानवर हैं, आए आपको मैं दिखाता हूँ। रानी तो आपको दिखाई थी, सिर्फ रानी नहीं, हमारे पास राजा भी है, आप ये देख सकते हैं। भाई वाह भाई वाह, ये राजा की उम्र कितनी है? 2 दांत पूरा हो गया ये राजा 2 दांत का है पूरा। तो क्या इसकी कीमत क्या लगी है? इसकी अभी कोई कीमत लगी नहीं है। तो वैसे क्या उम्मीद है, अगर कोई कदरदान इसका आया तो कितने में बेचने का इरादा है? अच्छी कोई कीमत लगाएगा तो हम इसको भी बेच देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है पंचबुल, और इसका आप मुंह देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल यूनिक जानवर है ये। क्या खासियत है इसकी? इसका जो मुंह है ना वो पंच मुंह है, इसकी यही खासियत है, और ये छोटी हाइट में घेरने में। छोटे जानवर तो आपने दिखाए हैं, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जानवर भी है, मुझे तो उसके करीब जाते हुए भी डर लग रहा है। उसका बताएं, ये कहाँ से लेकर आए आप? ऑस्ट्रेलियन क्रॉस बैल है, आप इसकी हाइट देख सकते हैं कितनी है, लंबाई, और ये बहुत बड़ा बैल है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियन है। तो कितने लोग हैं इनकी देखभाल के लिए? इनकी देखभाल के लिए हमने 15-20 लोग रखे हैं, मतलब अलग अलग जानवर पे लोग होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये सफ़ेद ऊँटों की क्या कहानी है, कहाँ से लेकर? ये तो ऊँट का बच्चा भी है साथ में। सफ़ेद ऊँट हमने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलते सिवाय तौसा शरीफ के। तौसा शरीफ जाते हैं, और बकरा ईद में दिनों में मंडी लगती है, वो एक ही दिन की मंडी होती है, तो वहाँ से ख़रीदा था हमने, फार्म पे रखा हुआ था। ऊँट भी था, ऊँटनी भी थी, तो ये अभी उसका बच्चा आप देखें कितना खूबसूरत है। तो ये बच्चा वाकई खूबसूरत है। इसको भी बेचने का इरादा रखते हैं या इसकी देखभाल करेंगे अगले? इसकी अभी देखभाल करेंगे, अभी बच्चा है छोटा, ऊँटनी के साथ रहता है, तो इसको अभी सेल वेल कुछ कर नहीं सकते। मंडी कितनी दफ़ा जाते हैं जब भी ईद करीब आती है? मंडी बस हम जिस टाइम मिले हम चले जाते हैं, बड़े बड़े शौक से ही जाते हैं। जॉब से भी जॉब करते हैं, लेकिन रात को भी जाके हम देखते हैं किस तरह के जानवर आए हैं, कहाँ से आए हैं, और यूनिक जानवर देखने का बहुत शौक है। जब भी ईद करीब आती है, मंडी सीज़न शुरू होता है, तो ये शायद ये वाली ईद लड़कों की है, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि भाई लड़कियाँ भी खूब इंजॉय करती हैं इस ईद को। जी, लड़कियां फैमिलीज़ के साथ जाती हैं, लड़कियां भी अब जाती हैं, वो सिस्टम अब नहीं रहा कि सिर्फ लड़के ही जाते हैं, तो लड़कियां भी साथ जाती हैं। अच्छा, ये सबसे छोटी गाय का आपको भी अचानक यहाँ के सरप्राइज़ मिला, ये आपको सोशल मीडिया पे पता चल गया था कि कुछ है ऐसा? नहीं, हमारा एक्चुअली यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट प्लान बना था यहाँ आने का, यहाँ आके हमें पता चला है कि यहाँ पर जानवर है, तो फिर हम देखने के लिए आए हैं। बकरा ईद पे बच्चों को जानवर तो बड़े पसंद होते हैं, लेकिन वो उनके साइज़ की वजह से घबरा जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये कि छोटी सी गाय को आराम से बच्चे इसके साथ सेल्फीज़ भी ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ बच्चे ही मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई उनके लिए कितना बड़ा सरप्राइज़ है। कैसी हो बेटा आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि ये कैसे पता चला आपको कि इतनी छोटी सी गाय आई हुई है? मैंने ये टीवी पे देखा था कि यहाँ पर एक छोटी सी गाय आई है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई हूँ। इस गाय को देखने में मुझे बड़ा मज़ा आया, और ये गाय मैंने फ़र्स्ट टाइम आई थिंक देखी है, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ कर। पाकिस्तान में इतनी छोटी सी गायें होना, तुम्हें डर तो नहीं लगा? बड़ी गाय से तो डर लगता है, इसको देख के तो खुशी हो रही होगी कि तुम आसानी से सेल्फीज़ ले सकती हो इसके साथ। जी, वैसे तो मुझे किसी भी गाय से डर नहीं लगता, ना ही किसी जानवर से लगता है। वैसे हाँ, ये अच्छी सी गाय है, छोटी सी क्यूट। कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें बख्शी है और इतने टैलेंट बख्शे हैं कि दुनिया हैरान हो जाए। जैसे कि मुझे पता चला कि दुनिया की छोटी तरीन गाय हमारे पास है, दुनिया का छोटा तरीन आदमी भी हमारे पास है, और लंबा तरीन भी हमारे पास है। तो देखें अल्लाह ताला की कितना रहमत है हमारे ऊपर, और ऐसी हज़ारों चीज़ें नेमतें, सोना, तांबा, पेट्रोल, हर चीज़ है हमारे पास। बेशक आप हमारे लिए फ़ख्र हैं, और हमारी पाकिस्तान की हर यूनिक चीज़ पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। आपकी तबीयत को लेके लोग बड़े परेशान रहते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं। आपके चाहने वालों को आप बताएं आपकी तबीयत के बारे में। देखिए, मैं अभी भी ऑक्सीजन लगा के आया हूँ, मुझे पता चला, मैंने कहा भाई इनके लिए तो मैं जाऊँगा, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड किस्मत से मिलते हैं। आप आ गए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। आपको इस छोटी सी गाय को देख के कितनी खुशी हो रही है?
बहुत बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बड़ी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड बनते हैं। बेशक पाकिस्तान में रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और मुसलसल ये रिकॉर्ड्स ही हैं जो बनते जाएंगे और आने वाले वक्तों में मज़ीद रिकॉर्ड बनेंगे। शाज़ेब और माइक साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपकी सुबह हमारे साथ अच्छी गुजर रही होगी। तो शाज़ेब, अब हम क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसे हीरे हैं और नौजवान मौजूद हैं जो बुलंद चोटियां असर कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात हम कराते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज पाकिस्तानी कोपैमा अब्दुल जोशी ने हमें ज्वाइन किया है, जिनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो वो नेपाल में दुनिया की बुलंद तरीन बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट सर करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। वो साथ में वो 8वें पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये चोटी सर की। वैसे मैं जब देखती हूँ ना माउंटेनियर्स को शाज़ेब, तो उनको देखकर ना सिर्फ एक चीज अंदाजा होता है और एक लफ्ज जहन में आता है, वो आता है ब्रेव, कि बहुत हिम्मत चाहिए। हाईली मोटिवेटेड होते हैं वो, और वाकई बड़ी हिम्मत का काम है, कोई आसान काम नहीं है। हम थोड़ा सा भी सिर्फ बगैर कोई जहाँ पे बर्फ भी ना हो ना, हम वहां भी ट्रैक पे जा रहे हो तो हम थक जाते हैं। और तो इतनी स्टेमिना और इतनी हिम्मत और फिर विल जो होती है ना करने की, कि बस करना है। तो और पाकिस्तानियों का तो सलूट है कि जब वो अगर माउंटेनियर बनते हैं तो फिर उनकी जो है ना हौसले भी उनको देख कर ना चट्टान की फीलिंग। बिल्कुल, अब्दुल जोशी का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुंजा से है और हुंजा वैसे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत इलाका है। तो आपकी मुलाकात भी कराते हैं फखरे पाकिस्तान अब्दुल जोशी से, जो प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल जोशी, आपको सबसे पहले तो खुशामदीद और बहुत बहुत मुबारकबाद। जरा थोड़ा सा हम आपसे जानना भी चाहते हैं, ये कारनामा कैसे अंजाम दिया, कितना मुश्किल था ये सफर आपका? असल में मेरा इस साल जो है एक प्रोजेक्ट था, तो उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये। तो क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है ना वो स्प्रिंग में क्लाइंब करते हैं, उसके बाद फिर समर में जो है वो पाकिस्तान में, तो इसलिए जो है ना मैं सबसे पहले एवरेस्ट गया था। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का जो है ना पहला हिस्सा है। तो कितना अर्सा हो गया पहाड़ों में जाते हुए और शौक कैसे हुआ? मुझे तकरीबन कोई 14-15 साल हो गया इसी फील्ड में। और शौक़ तो ये कि मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ वो पहाड़ी इलाका है, शिमशाल नाम सुना है, हुंजा शिमशाल। तो वहाँ पे जो ना सबसे पहले जो मेरा दादा वहाँ पे गया हुआ है, काफ़ी पुराने बात है, तकरीबन कोई 700 साल पहले की बात है। तो वो फ़र्ज़ करे कि वो एक माउंटेनियर था। इसी एरिया को क्रॉस करने के बाद जो वो उसी गाँव में पहुँचे, तो वो एक माउंटेनियर था। तो उसी वक्त से जो ना ये सिलसिला चल रहा है। तो बाद में मेरा इंस्पिरेशन जो है ना वो मैसनर है, और पाकिस्तान से जो ना नज़र साबिर हो गया, अशरफ अमान हो गया, रजब शाह मरहूम है, और मेहरबान शाह है। ये सारे जो है ना मेरा इंस्पिरेशन है, और मैं इनको देखता था और भी काफ़ी शौक़ था कि मैंने जाके जो ना आपके दादा का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके दादा ने कौन कौन सी पहाड़ी चोटियां हैं जो सर की हैं? और जाहिर बात है जब आप किसी भी मुहिम पर जाते होंगे तो दादा को याद करके आपको एक अलग मोटिवेशन मिलती होगी यकीनी तौर पर। असल में ये था कि वो जिस एरिया में गया है, जो शिमशाल गया, वो मतलब ये पूरा उस ज़माने में ना कोई रोड ना कोई रास्ता था, और वो जो ना पहाड़ से गुज़र के जो ना वो शिमशाल पहुंच गए। मतलब ये कि वहाँ से जो ना एक माउंटेनियरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। लेकिन प्रॉपर ही जो ना इस तरह के जो ना उसी ज़माने में कोई एक्सपीडिशन या कोई इस तरह का कोई नहीं था, लेकिन फिर भी जो ना हमारे लोग जो ना पहाड़ों पे हमेशा जाते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि आप सब में जितने भी हमारे पाकिस्तानी माउंटेनियर्स हैं वो हमारे लिए फख्र का बाइस बनते हैं। और हम बड़े कहते हैं ना, बड़े चौड़े में आगे कहते हैं भाई कि हमारे माउंटेनियर जैसा कोई हो तो सामने आए। तो किस तरह की चैलेंजेस का सामना आपको हमेशा करना पड़ा है, प्लीज बताइएगा हमसे। कोई ऑक्सीजन की कभी कमी हुई, कभी कोई और चैलेंज, कभी भी विल कमजोर हुआ, प्लीज हमसे शेयर करें। इसमें तो बहुत सारे, क्योंकि माउंटेनियरिंग जो है ना ये 95% रिस्क है। इसमें
एवलांच हो गया, रॉकफॉल, कैरवेसिस और सर्दी, हर चीज़ जो है ना मतलब एक साथ जो है इसको लेके जाना पड़ता है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला की फजल करम से हम कोशिश करते हैं कि सेफ़ क्लाइंबिंग कर ले और ये कि अपना सेफ्टी का ख्याल रखें। तो अगर केयरलेस अगर वहाँ पे हम क्लाइंब करें तो वो ख़तरात भी हो सकता है। लेकिन ये इतने जैसे हम देखते हैं और आप लोग ये मुहिम करते भी हैं, वाकई बहुत मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इसकी तैयारी भी करनी पड़ती होगी आपको यकीनी तौर पर। ये तैयारी कितनी लंबी होती है, कितने अरसे की होती है, इस तैयारी में क्या कुछ शामिल होता है? असल में कुछ लोग जो है ना वो काफ़ी पहले से भी अपने प्लान बनाता है। फ़र्ज़ करें कि मैंने 1 साल पहले जो है ना इसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम शुरू किया था। तो अभी जो मैं प्रोजेक्ट अभी करने जा रहा हूँ ना, ये अभी तकरीबन कोई 2-3 साल तक चलेगा, क्योंकि टोटली अभी डिफरेंट है। जिस तरह लोगों ने 8,000 पूरा किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, और 7 समिट जो 7 कॉन्टिनेंटल है ये भी किया हुआ है। और मैं चाह रहा हूँ कि कोई नए प्रोजेक्ट जो है ना दुनिया में लेके आ जाऊँ पूरे वर्ल्ड में माउंटेनियन कम्युनिटी के लिए, ताकि वो जो ना ये 2 प्रोजेक्ट करने के बाद फिर नए कोई प्रोजेक्ट कर ले। फिलहाल अभी तो मैं अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोई 1-2 महीने बाद जो है ना वो मैं अनाउंस कर दूंगा। लेकिन ये जो मैंने जो एवरेस्ट किया है ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन में भाई बात भी आती है कि बहुत सारे जो माउंटेनियर्स होते हैं वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। आपकी नज़र में क्या कैलकुलेशंस आउट होती हैं, मिस जजमेंट होती है, या सिर्फ अनफॉर्चुनेट रीजन होते हैं, किस्मत साथ नहीं देती? जिस तरह 2008 में केटू में इंसिडेंस हुआ, और काफ़ी ऐसी पहाड़ पे जो ना इस तरह के जो ना इंसिडेंस हुआ है, वो यकीनन जो ना उन लोगों की टाइम कैलकुलेशन और दूसरा ये कि गलत फैसले की वजह से ये इस तरह के जो ना हादसात हो सकता है। ये कि कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को सबसे कि सेफ्टी और मतलब गैर ज़िम्मेदारी अगर ना करे तो मतलब ये कि फिर इस तरह के जो इंसिडेंट्स नहीं होंगे। अच्छा अब्दुल जोशी, आपको बहुत सारे नए माउंटेनियर्स भी सुन रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो भी सुन रहे हैं, थोड़ी सी गाइडेंस भी आपसे चाहिए होती है, वक्त की कमी भी होती है, लेकिन आपके ख्याल में सबसे बेस्ट मंथ कौन सा है जाने के लिए, या कह लें कि जब हम निकलते भी हैं खासतौर पर माउंटेनियरिंग के लिए, तो उसमें कौन से महीने में जाना चाहिए? किस महीने में खतरा कम होता है, या कह सकते हैं कि वो खतरनाक इतना नहीं होता? अभी ये कि मुख्तलिफ सीज़न होता है हर पहाड़ों पे। अभी नेपाल के जो माउंटेन्स हैं, जिस तरह अन्नपूर्णा हो गया, माउंट एवरेस्ट, लुत्से, धौलागिरी, कंचनजंगा और मक्लोज है ना, ये स्प्रिंग इनका जो टाइम है ना ये स्प्रिंग में है। तो ये मई के एंड में जो ना ये क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि मानसून शुरू हो जाता है वहाँ पे। तो पाकिस्तान की जो माउंटेन्स हैं ये समर में क्लाइंब करते हैं, जून से लेके जुलाई के एंड तक, और फिर दोबारा जो ना नेपाल में 2-3 ऐसे माउंटेन्स हैं कि वो ऑटम में क्लाइंब करते हैं, वो फिर समर और वो क्लाइंब नहीं हो सकता। ये मतलब हर पहाड़ों का जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन भाई बड़ा मुश्किल काम है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जब किसी मिशन पे निकल रहे होते हैं तो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, सोच क्या होती है, और क्या जहन में रखकर जो है आप मिशन पे जाते हैं? सबसे पहले ये कि आपके एक मिशन होता है कि आप एक एक्सपीडिशन पे जा रहे हो, क्योंकि पहले से आपने एक टारगेट बनाना होता है। तो इसमें ये होता है कि दूसरा ये कि जब हम देखते हैं ना कोई फॉरेनर्स आके पाकिस्तान में उन लोगों ने क्लाइंब किया और उनका नाम होता है, तो फिर हमने ये ट्रेंड शुरू किया कि अपना ट्रेंड तो काफ़ी पहले से है, लेकिन फ़र्ज़ की मैं अपनी बात करूँ कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक टारगेट होता है कि जिस तरह फॉरेनर्स दूसरे क्लाइंबर जो है ना वो अपने मुल्क, अपने कंट्रीज़ के जो फ्लैग है वो लेके जाता है ऊपर, हम भी सोचते हैं कि उसी माउंटेन के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग भी हमें गाड़ने चाहिए। तो यही टारगेट होता है हमारा। तो जहन में ये होता है जब हम समिट पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि
अगर अच्छे मौसम मिले और कोई इस तरह के जो ना कोई दूसरे मसला ना हो तो हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तानी फ्लैग है इसको हमने जो माउंटेन के टॉप है वहाँ पे लहराएंगे। बस तकरीबन हमारे जहन में सिर्फ यही अच्छा, होता ये है। तो अब्दुल जोशी आपका टारगेट होता है, ये तो आपका टारगेट होता है कि आपने जब ऊपर जाना है तो क्या करना है और क्या आपके वो उस वक्त ख्यालात होते हैं। लेकिन ये टारगेट सेट करने के बाद जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर क्या जज्बात होते हैं, वो भी ज़रा हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। जो मैंने फीलिंग किया हूँ जब मैं किसी माउंटेन के ऊपर मैं पहुँचता हूँ, स्पेशली उस माउंटेन पे जहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं, तो मुझे ये फीलिंग होता है कि मतलब इस कायनात में जो ना यकीनन कोई ना कोई है, तो मतलब ये कि अल्लाह के नज़दीक में पहुँच तो मतलब एक फीलिंग होता है कि बस मतलब ये कि अल्लाह ताला जो है ना बिल्कुल पास ही अच्छा होता भाई, पहाड़ पे जाने की, क्लाइम करने की बहुत सारी बातें होती हैं। हम लोग तो खाली मरी में ही जाते हैं तो हमारी तो सांसें खत्म हो जाती हैं, टांगे भी जवाब दे देती हैं, लेकिन वापस आना वो भी उतना ही मुश्किल होता है कि आप उतर रहे हो जब पहाड़ों से, जरा वो उसके बारे में बताएं। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो डिसेंडिंग है, क्योंकि अमूमन ज़्यादा लोग जो है ना उन लोगों ने समझ करके वापसी में जो है ना उनका डेथ हुआ है। वो असल रीज़न इसका ये होता है कि आपका एनर्जी ख़त्म होता है और ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो ख़त्म होता है। जब आप सबमिट करने के बाद वापसी में एनर्जी भी ख़त्म होता है और ऑक्सीजन लेवल भी जो है ना वो कम होता है, तो उस वजह से जो है ना आपकी हरकत जो है ना वो ख़त्म होता है, तो उस वजह से जो है ना एक्सीडेंट होते हैं। तो अब आपका अगला मिशन क्या है, अगली कौन सी चोटी सर करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह मैंने अभी आपको बता दिया कि एक प्रोजेक्ट में लॉन्च करने जा रहा हूँ वर्ल्ड में, ताकि मतलब ये कि हमारी दुनिया में जितने भी क्लाइंबर्स हैं उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट क्लाइंबिंग जो है ना वो मेरा K2 है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट है अभी वो फिर K2 के बाद मैं अनाउंस कर दूँगा। थोड़ा राज बता ही दिया उन्होंने, जो कहते नहीं अंदाजा हो गया, यानी कि बहुत कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया फख्र पाकिस्तान अब्दुल जोशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसमें तो कोई शक नहीं है शाहजेब के इस तरह के काम के लिए आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड, अपनी माइंड पावर, अपना जो आपका विल है वो एक बहुत आपको मजबूत विल वाला होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ी सी, अभी मैं एक रिसर्च भी पढ़ रही थी और ये अगले सेगमेंट से रिलेट करती हुई बात भी है कि आपने शायद देखा भी होगा, मैंने अपने इंस्टा पे डाला था कि जो लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं लाइफ में, वो उतने ही उदास हो जाते हैं। यानी कि ज्यादा जानना लोगों की उदासी की वजह बनता है, ये एक रिसर्च ने कहा है ऑब्वियसली। लेकिन साथ साथ तहकीक में है कि साइंसी तरीका भी एक दरियाफ्त हुआ है कि जिस किसी भी झूठे शख्स का झूठ पकड़ने में जो है वो बहुत आसानी पता चल सकता है कि कोई इंसान अगर झूठ बोल रहा है। तो तहकीक के हवाले से और भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो झूठ बोलता है वो अपना दिमाग और अपनी तवानाई ज्यादा इस्तेमाल करता है। अगर उसका कंपैरिजन किया जाए सच बोलने से, तो आपकी कोई दिमागी जो है ना उसमें तवानाई इस्तेमाल नहीं होती, आप बस सच बोल देते हैं, इसलिए कहते हैं कि सच बोलना चाहिए। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो फिर आपको सारे पहलू सोचने पड़ते हैं कि मुझे छुपाना कैसे है, पता ना लग सके। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब ऐसी एक जुमला है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं और आपसे उससे कोई काम करवाए, वो आप कभी सही नहीं करेंगे। तहकीक ने कहा, यही इस तहकीक में भी है कि अगर आपने झूठ बोला है तो झूठ बोलने के बाद से अगर आपसे कोई काम करवाया जाए तो आप वो काम करते हुए भी उस झूठ के बारे में सोच रहे होंगे या एटलीस्ट कंसर्न्ड होंगे कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, और उस खौफ से, उस डर से आपका काम भी ठीक नहीं होगा, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, चाहे वो काम आप कोई भी कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए शायद इट मेक्स सो मच सेंस कि जब आप झूठ बोलते हैं और कहते हैं ना एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, आपको दिमाग में बहाने सोचने पड़ते हैं, आपको दिमाग चलाना पड़ता है, फिर आपको ये याद नहीं आता मतलब पिछला बहाना क्या कहता है, ओ माय गॉड टू मच एफर्ट, सच बोलो। एक बात है, दादा दादी की जो पुरानी बात है ना वो तहकीक से प्रूव हो ही आई स्वेयर, बड़े बूढ़े एक झूठ 100 झूठ, सीरियसली। तो बड़े बूढ़े हमारे सही कहते थे, और इस तरह इसलिए हमारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल, हमें बहुत ही हमारे मोहतरम साइकोलॉजिस्ट और माइंड साइंसेस हमारे साथ मौजूद डॉक्टर मोहित, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। और ये मैंने बड़ा सच बोला है। कैसे हैं आप लोग?
बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आपको अगर आवाज आ रही है तो मैं सवाल करती हूँ। डॉक्टर साहब, झूठ बोलने में दिमाग ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये इस रिसर्च में आया है। हाउ, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखिए 1970 में एक और रिसर्च भी हुई थी, और वो रिसर्च बाद में फिर एक प्रोग्राम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP, उसके अंदर उस रिसर्च की फाइंडिंग्स थी, उसको लिया गया एज पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग कि अगर आप सेल्स में है, मार्केटिंग में है, अगर आप पीपल मैन है, यानी पर्सन के साथ डील होता है, लोगों के साथ, तो हाउ डू यू नो अ पर्सन इज लाइंग, या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वो आई एक्सेसिंग क्यूज उसको कहते हैं, वो भी बहुत है, और वो किया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंटरएक्शन सिर्फ बातों की हद तक हो, आप इससे काम नहीं करवा सकते। मसलन एयरपोर्ट्स पे फॉर एग्जांपल इंटरोगेशन में हो सकता है, बंदे की बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, दूर से चलते हुए आ रहा है तो पता चलता है वो खौफजदा है, उसके दिल में क्या है। अच्छा, एक चीज है जिसको हम कॉन्शियंस कहते हैं, जमीर जो है ना, जमीर पे जब बोझ होता है इंसान के, चाहे झूठ बोलने से हो, बेईमानी करने से हो, कोई क्राइम करने से हो, तो वो जमीर पे जब बोझ पड़ता है तो पूरी फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आपकी, यानी जिस्म और आपका दिमाग उसमें इन्वॉल्व होता है, उस पर एक बोझ होता है। तो एक आई एक्सेसिंग क्यूज का बड़ा रिमार्केबल जो तजुर्बा हम ट्रेनिंग में यूज करते हैं वो ये है कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है, तो एक लम्हे के लिए वो अपनी आई बॉल्स को राइट पे ले जाता है, ऐसे ले जाके फिर वापस ले आता है, यानी राइट साइड पे क्रिएटिव पार्ट है, तो वो राइट साइड पे ले जाएगा और झूठ बोलेगा, फिर वापस सेंटर में ले आएगा। इसी तरह अगर आप उससे सवाल पूछे जिसपे वो सच बोल रहा है, तो अपनी आई बॉल्स को लेफ्ट पे लेके फिर वापस ले आएगा। अच्छा, अगर झूठ का ताल्लुक देखने से, मिसाल के तौर पे कल आप मिस्टर अमजद से मिले थे और वो शख्स कह रहा है हाँ मिला था मगर नहीं मिला था, तो राइट साइड पे हल्का सा ऊपर आंख जाएगी, यहाँ पे ऊपर, यानी आई लेवल से जरा ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। इसी तरह अगर झूठ बोलने का ताल्लुक सुनने से, फॉर एग्जाम्पल कल तुमने फोन पे बात की थी अमजद साहब से, अगर वो शख्स झूठ बोल रहा है तो वो अपनी आंखों को राइट साइड पे आई लेवल पे लाके फौरन से सेंटर में लाएगा, सच है तो लेफ्ट पे ले जाएगा। अच्छा, ये एक शख्स डिप्रेशन में है, एक शख्स इमोशनल स्टेट के अंदर है, तो उसकी आंखें राइट साइड पे नीचे की तरफ होगी। और अगर एक से आप बात कर रहे हो, आपको लगता है बड़ी सुन रहा है मगर वो सुन नहीं रहा आपकी बात, वो अपना प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी आंखें लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ होगी। ये तो एक टेक्निकल चीज है जो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होती है। आम आदमी एक काम कर सकता है, मिसाल के तौर पर आपको लगता है आपके बच्चे ने झूठ बोला, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसको सुई धागा दे दें और उसे को बेटा मैं देखती हूँ तुम कितनी देर के अंदर धागे को सुई में डालते हो। अच्छा, वो बच्चा स्टार्ट करे, आप टाइम नोट कर ले, मिसाल के तौर पे 2 मिनट या 1 मिनट में वो धागा जो है सुई में से चला जाता है। अब 2, 5, 10 मिनट के बाद आपके बेटा एक दफा बात करो, और जब वो कर रहा हो उस वक्त आप उससे वो बात पूछे जिसका सच आप जानना चाहती है। आपको हैरत हो वो धागा सुई में जा ही नहीं सकेगा। अच्छा। यानी आपके जो आसान नर्वस सिस्टम है आपका, उस पर इतना स्ट्रेस पड़ता है जब आदमी झूठ बोलता है कि वो धागा सुई में जा ही नहीं सकेगा, उसको टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। यहाँ से आप पकड़ लेंगे कि बच्चे ने झूठ बोला है मुझसे। तो इस तरह कोई भी ऐसा काम जो पहली दफा कोई शख्स करे फर्स्ट टाइम, उसका टाइम नोट कर ले, उसके बाद 1 दिन के बाद, 2 दिन बाद या कुछ देर के बाद आप उससे वही काम करने का कहे और साथ साथ कहे, सवाल पूछे जो जवाब आप चाहते हैं। तो अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो वो काम में बहुत देर लगेगी या वो काम नहीं कर सकेगा। ये सबसे आसान डे टू डे लाइफ में किसी का झूठ पकड़ने का तरीका है। और आपको हैरत होगी, इंसान जब झूठ बोलता तो उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, यानी ब्रेन एक खास किस्म पे स्ट्रेटेजी बनाता है झूठ बोलने के लिए, जिसकी वजह से वो उन चीजों को शामिल करता है जो मौजूद नहीं है या जो हुई नहीं है। तब उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बाद में, कुछ दिनों के बाद जब वो रिकलेक्ट करता है तो वो झूठ चूंकि अच्छा, झूठ का मसला है कि इंसान झूठ बोलकर भूल जाता है, सच बोलकर कभी नहीं भूलता। तो चूंकि भूल जाता है तो रिकलेक्ट करने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज है। अगर अच्छा, वैसे आई विश हम स्कूल्स में ये कर सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे कर सके, जब इंटरव्यू लेते हैं आप लोगों का उस पे आप इस्तेमाल कर सके इस टेक्निक को, तो बड़ा रिमार्केबल होगा। आपके पास वर्क फोर्स सच्ची आएगी, स्कूल में स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सच बोलेंगे, घर में बच्चे माँ बाप से सच बोलेंगे, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से सच बोलेंगे। अच्छा, लेकिन और हमारे साहब एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग
कुछ लोग झूठ बोलने में बड़े माहिर होते हैं, और ये जो उनको माहिर कहा जाता है, क्या वो उसकी वजह यही होती है कि उनको ये पता होता है कि अपने इमोशंस पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर और अपने फेस एक्सप्रेशंस पर कैसे कंट्रोल रखना है कि अगले बंदे को अंदाजा ना हो सके? हाँ ना डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों में आकर डालकर झूठ बोल रहे होते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? बेसिकली उनके आसाब बड़े मजबूत होते हैं और वो आधी झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि झूठ बोलने वाला इतनी मर्तबा झूठ बोलता है कि उसके लिए सच और झूठ का फर्क खत्म हो जाता है। जब ये फर्क खत्म हो जाए, जब ये अवेयरनेस खत्म हो जाए, तो फिर आपकी आंखें में आंखें डाल के भी बात कर सकेंगे, आपके आसाब पे बोझ भी नहीं होगा, बिकॉज आपके लिए वो झूठ सच है। आप समझ रहे मेरी बात? वो झूठ सच है आपके। प्रॉब्लम उस वक्त आप झूठ को झूठ समझते हो। देखिए मैं मिसाल दूं, पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से रिश्वत को रिश्वत नहीं समझा जाता, तो रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, और जस्टिफाई करने की वजह से उनके के जमीन पे जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। होता नहीं है, आगे जाके वो ज़ाहिर रिएक्ट करता है, आपका जो आसाब है रिएक्ट करते हैं, मगर उस वक्त वक्ती तौर पर जब आपने एक चीज को कबूल कर लिया है, नाजायज को जायज कर दिया और आपने कहा बुरा जो है वो अच्छा है, तब ये प्रॉब्लम होती है कि झूठ का पता नहीं चल सकता। लेकिन जो मैंने पहले टेक्निक बताया एनएलपी की, उसमें पता चल ही जाता है, क्योंकि इनएविटेबली आंखों का राइट साइड पे जाना होता है। अच्छा, यानी कि डॉक्टर साहब अगर कोई आधी झूठा हो और वो हैबिचुअल हो लायर, वो भी कोई ना कोई इस तरह की जो है वो उसकी आई बॉल जरूर जाएंगी राइट पर, अगर वो आधी झूठा भी है तो। जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको पता है मगरिब में पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, और पॉलीग्राफ टेस्ट को खैर कोर्ट्स एक्सेप्ट नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन में ये डेफिनेटली यूज होता है। कम से कम डिटेक्टिव्स को या पुलिस को पता चल जाता है कि ये हमारा सस्पेक्ट हो सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, जब एक शख्स झूठ बोलता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज होती है, और एक चीज होती है उसे कहते हैं गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, GSR। जब आप झूठ बोलते हैं तो ये जो उंगलियां आपके हाथों की, ये नर्व एंड टर्मिनल्स है, खून यहाँ तक आता है, आपकी उंगलियों की एंड तक आता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो यहाँ से खून का दौरान कम हो जाता है। कितनी अमेजिंग बात है ना, दौरान खून उंगलियों से, हथेलियों से कम हो जाता है। तो आला है, वो आला क्या करता है, वो आला इलेक्ट्रिकल इंपल्स चेक करता है। जैसे बंदा झूठ बोलता है, यहाँ से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कम हो जाता है, तो मीटर या मशीन बताती है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, और ये मशीन पाकिस्तान में अवेलेबल, पाकिस्तान में मशीन अवेलेबल है। डॉक्टर साहब अगर अवेलेबल जी बिल्कुल है मेरे पास। साहब अगर ओवरऑल बात करें कि झूठ बोलने वाले शख्स की जो ज़हनी सलाहियत है या ज़हनी सेहत है, क्या वो भी मुतासर होती है? देखिए इनिशियली तो नहीं होती, क्योंकि आदमी झूठ बोलने की कोई वजह होती है। एक सजा के खौफ से झूठ बोलता है, लालच की वजह से झूठ बोलता है, यानी कोई मफाद होता है, चाहे डर हो मार का या फायदे का कोई पहलू हो, तो इंसान झूठ बोलता है ना, यानी कैरेट और स्टिक का कॉन्सेप्ट है, तो इंसान झूठ बोलता है। अब अगर फायदा बहुत बड़ा है और उस फायदे से उसको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो वो झूठ इस तरह बोलेगा जैसे वो सच हो। इसी तरह खौफ ऐसा है कि अगर मैं सच बोल दिया तो मुझे सजा हो जाएगी, मार पड़ेगी, कुछ भी होगा, तो वो इतने यकीन के साथ झूठ बोलेगा कि उसको खुद लगेगा वो सच है। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं, कायनात में अल्लाह ताला ने एक ऐसा उसूल बनाया है, इसको आफाकी उसूल कहते हैं, कि झूठ कभी भी छुप नहीं सकता, यानी इंसान दुनिया को उसके अंदर पता है कि उससे झूठ बोला है। इसीलिए जो ज़मीर कॉन्शियंस जिसको हम कहते हैं, ये कमाल की चीजें, लोग इसको दबा देते हैं ज़मीर को। फॉर एग्जाम्पल, गलत काम किया, रिश्वत ली, बेईमानी की, चोरी की, गलत मुकदमात किए, झूठ बोला, जो भी किया, अब उसको दबाते हैं किस तरह, खैरात दी, सदकात दी, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, यकीन कर लिया कि ये चीज खत्म हो गई। ये चीज खत्म नहीं होती। एक बड़े मशहूर थेरेपिस्ट ने एक जुमला कहा है, मैं चाहता हूं आज हमारे अवाम इस जुमले को याद रखे। एल्फ्रेड क्रोबेस्की था, बड़ा मशहूर थेरेपिस्ट था, उसने एक जुमला कहा, उसने ये कहा, गॉड मे फॉरगिव यू फॉर योर सिंस, गॉड मे फॉरगिव यू फॉर योर सिंस, बट योर नर्वस सिस्टम वोंट। अल्लाह आपको माफ कर देगा, आपको माफ नहीं करते।
उफ 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 उफ, क्या बात है डॉक्टर साहब, व्हाट एन इनक्रेडिबल सेशन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम और आज शो में आप हिस्सा बने और दिस इज गोइंग टू माय सोशल मीडिया ऑल्सो, ये सेगमेंट जाएगा, इट्स वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू हैव अ ब्लेस्ड वन। और यहाँ पे इसी बात पर कुछ और नहीं, छोटा सा वक्फा, प्लीज डू स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में शाज़िया परमाया के साथ आप लोग हैं। प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा था आज 31 मई है और 31 मई पूरी दुनिया में आज तंबाकू नोशी से आगाही का दिन है और उसके हवाले से भी हम बहुत सारी बात डिटेल एक सेगमेंट डेफिनेटली सेगमेंट करेंगे। लेकिन आपकी एक मुलाकात भी करानी है एक बाहिम्मत खातून से, एक माँ से, और हम यही कहेंगे माँ तुझे सलाम सबसे पहले, क्योंकि जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो एक वालिदा हैं और उनकी हिम्मत और हौसले को हम सलाम इसलिए पेश कर रहे हैं कि वो ऐसी खातून है जो अपने बच्चों की देखभाल के लिए अब बतौर वेटर काम कर रही हैं, एज अ वेट्रेस काम कर रही हैं। चलने में उनको थोड़ा डिफिकल्टी आती है शाहजेब, हमें पता चला है कि उनको डिफिकल्टी आती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काम कर रही हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही हैं और मेहनत कर रही हैं, सबसे ज्यादा ये। लेकिन पता है शाहजेब, बड़ी उसकी बात होती है, हम ना जब हम बाहर होते हैं और हम किसी को देखते हैं, कोई क्लिप्स दे रहा हो, कोई टिश्यू पेपर दे रहा हो, कोई छोटी छोटी चीजें इस तरह बेच रहा हो, हम बड़ा ना अल्लाह माफ करे फिरौनियत से धुतकार देते हैं, नहीं भाई नहीं। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते, कभी रिलेट नहीं कर पाते, कभी हम एहसास नहीं कर पाते कि पता नहीं कितनी मजबूरी से कोई इंसान इस काम के लिए निकला हुआ है। तो प्लीज भी काइंड ना कि बहुत सारे मजबूर वाकई होते हैं, कुछ लोगों की वजह से वो लोग के साथ भी हम अपना रवैया तब्दील कर लेते हैं, लेकिन हमें खैर ये देखना चाहिए कि कौन लोग वाकई अपनी सड़कों पे अपने घरों को संभालने के लिए अपनी कफालत करते हैं, बच्चों की कफालत करते हैं, इस वजह से बाहर निकलते हैं, तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए। और खैर वो खुद तो मेहनत कर रही हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी जो मेहनत है उसकी कहानी हम जानना चाहते हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी उनको कि उनको एज अ वेट्रेस काम करना पड़ रहा है इस वक्त एक होटल में। उनका नाम है आबदा परवीन और इस वक्त सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे हैं। आबदा साहिबा को हम सलाम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबदा साहिबा। आबदा जी 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 वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से हैं। सबसे पहले तो जरा ये बताएं कि खातून वेट्रेस का काम करते हुए आपको कितना अरसा हो गया अब? जी 9 महीने हो गए तकरीबन। अच्छा, 9 महीने से वेटरिंग का काम कर रही हैं? 9 मंथ। अगर आप मुनासिब समझें आबदा जी तो हमसे शेयर करेंगी कि क्यों आपको ये काम करना पड़ रहा है, क्यों आप इस तरह करके, आपको तकलीफ भी होती है, दुश्वारी भी होती है चलने में, लेकिन फिर भी आप रोजगार के लिए निकली? जी जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली बताना चाहूँगी। मैं असल में बस हस्बैंड मेरे बीमार हैं, उनको बड़ी आंत में गदूद है और मैं मकसद के 5 बेटियाँ हैं मेरी और मेरा और कोई कमाने वाला है नहीं, तो बस मैं खुद ही हूँ, अपने बच्चों की खुद मुख्तार, इंशाअल्लाह ताला बच्चों की खुद कफालत कर रही हूँ। तो बस अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई आसरा, अपने रिश्तेदार अपने। बेशक जी मेरी बेटियाँ 5 हैं और 4 की मैंने शादी कर दी है। ओह माशाल्लाह, 4 की मैंने शादी कर दी है। एक है जिसकी जिम्मेदारी आप पर है? जी एक वो छोटी है, लेकिन दूसरी जो अनमैरिड है उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी मैं करती हूँ, लुक आफ्टर आती हैं वो मेरे पास। कुछ ऐसी हैं बेचारी जो हस्बैंड का, बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको अपने जो मान में रखे और सबकी बच्चियों को खुश रखे अल्लाह पाक। नहीं, आप इतनी मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप घर से निकलती हैं, गर्मी हो, मौसम जैसा मर्जी हो, बाहर निकलती हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने घर वालों के लिए काम कर सकें, उनकी मदद कर सकें, उनको जिंदगी में आगे बढ़ा सकें। बारिश भी होती है तो तूफान भी आ रहा होता है, लेकिन मुझे ये होता है कि अगर आज मैं न गई तो मेरे बच्चे खाएंगे किधर से, क्योंकि मेरी तो और कोई है नहीं जरिया। बहन भाई रिश्तेदार सब होते हैं,
सिर्फ लोग बातें बनाते हैं, कोई कहता है तुम मांगती हो, कोई कहता है तुम ये करती हो, तुम कहते हो वो, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ अपने औलाद की खातिर। मेरी टांग की सर्जरी भी हुई है, लेकिन मैं बाहर निकलकर हिम्मत करके हौसला करके मेहनत करती हूँ, मेहनत करके कमाती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आबदा जी, आप बताना चाहेंगी हमें कि आप कहाँ होती हैं, कहाँ पर आप वेटरिंग कर रही हैं और आप कितना कमा लेती हैं? जी मैं F10 मरकज में वेटरिंग करती हूँ। F10 मरकज में, F10 मरकज में। तो आपकी कमाई माहाना इतनी हो जाती है कि आपके घर का गुजारा होता है, घर के तमाम मामलात जितनी ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं? बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो महंगाई भी तो बढ़ गई है बहुत। मुश्किल से मैं गुजारा कर रही हूँ अपने घर का ना, बहुत ज़्यादा। मेरी असल में बस बच्चियाँ ही हैं और घर के अखराजात हैं। मियाँ मेरे सख्त बीमार हैं, उनकी सर्जरी मकसद के उनका जो हुआ है, गदूद है उनको। आबदा जी, तो एक खातून मुझे को सारा खर्चा, उनकी बीमारी का काम कैसे मिला? प्रॉब्लम नहीं कि किसी ने आपको कि काम आपको कैसे देंगे, आपकी तो ऑप्शन चला भी नहीं जा रहा। असल में F10 मरकज में एक F10 मरकज में एक आमरा है, आमरा नाम है उनका, वो वहाँ पे चला रही है अपना ढाबा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस का, पहली दफ़ा तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत बुरा सा लग रहा था, क्योंकि मैं किसी बुटीक पे जॉब करती थी, इस्लामाबाद में भी करती थी, मलकाबाद में भी करती थी। तो वो कोरोना की वजह से वो बंद हो गया, तो वो बंद हुआ है। तो उसके बाद भी मुझे जो है ना वो इसमें आना पड़ा। जाहिर सी बात है बच्चों के लिए कि बच्चे हैं, घर है, किराए का घर है, घर के अखराजात है, मैं कैसे पूरे करूँगी? बच्ची मेरी छोटी है तो उसके भी अखराजात है। आप तनख्वाह पे हैं या डेली दिहाड़ी पर हैं? आना पड़ गया। नहीं देखिए, मैं सिर्फ कमीशन पे ही हूँ एक्चुअली। जैसे अब ये शवारमा है 440 का है जैमो का, तो उसमें मुझे 40 रुपये मिलते हैं, और अगर कोई और बर्गर लेकर गई हूँ उसमें से मुझे 20-30 रुपये मिल गए। अच्छा। किसी में से 50 मिल गए। एक्चुअली मैं सिर्फ टिप पे होती हूँ कि टिप लोग दे देते हैं कुछ थोड़ी सी, तो उससे मेरा कुछ अखराजात चल जाते हैं। मकसद बा मुश्किल राइड का आना जाना लग जाता है, मेरा किराया लग जाता है। जी किराया लग जाता है, आपका रेंट भी है घर का, ये किराया लग जाता है। वहाँ जो लोग आते हैं रेस्टोरेंट पर, वो आपको देखते हैं, आप उनसे मिलती भी हैं, उनको मेन्यू भी देती हैं, ऑर्डर्स भी लेती हैं, उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं नहीं लेना, शीशा भी नहीं खोलते, नहीं लेना आप जाएं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, कुछ लोग और बहुत मुश्किल से ऑर्डर्स मिलते हैं। आजकल तो बड़ी मुश्किल से देते हैं, मुश्किल मेरे 4-5 ऑर्डर लग जाए, 6 लग जाए, बस इतना ही हो सकता है। फिर मैं आ जाती हूँ। कोई अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कोई दे टिप वगैरह तो वो मर्जी, लेकिन मैं मांगती ही नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना कभी किसी से हाथ फैलाया, ना मैंने कभी किसी से कहा मुझे दें। मैं अपना हक भी पूरा नहीं मांगती। अगर कोई दे खुशी से तो सच जी, और ना दे तो मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि प्लीज मेरी हेल्प करे। आप कहीं नौकरी करना चाहती हैं? अगर कोई आपको देख रहा हो? मैं एक्चुअली देखिए, मैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुक भी हूँ, बहुत अच्छी कुक भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ माशाल्लाह से। मास्टर हूँ, कुकिंग मास्टर हूँ, और चाइनीज पाकिस्तानी खाने सारे बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सबसे ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर मुझे घर में भी ऑर्डर दें, बिकॉज ये कहें कि खाना बना दें। जी हाँ, कराची में होते तो हम आपको ना छोड़ते, ऑर्डर मिलते, क्योंकि वहाँ तो अच्छा नहीं, लेकिन आपकी आवाज आबदा साहिबा हमारे प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, जो इस्लामाबाद में भी आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और उम्मीद करते हैं हम भी कोशिश करेंगे कि जहां पर अच्छी बात हो सकती है, या अगर वो आपको सुन रहे हैं तो आबदा साहिबा बहुत अच्छी कुक हैं, जैसे वो बता रही हैं, पाकिस्तानी चाइनीज खाने वो सब बना लेती हैं। तो अगर आपको कुक की जरूरत है तो आप आबदा साहिबा को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के जरिए भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आबदा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत खुशी भी हुई कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं अपने बच्चों की कफालत करने के लिए।
खैर, प्रोग्राम में आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे तंबाकू नोशी पर। बिल्कुल, आज जितने भी लोग तंबाकू नोशी करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आज के दिन तंबाकू नोशी ना करें, क्योंकि आज पूरी दुनिया में तंबाकू नोशी से बचने के लिए आगाही का दिन है। तंबाकू नोशी से तकरीबन लगभग 70 से 80 लाख जो हैं वो हर साल हलाकतें होती हैं। मौत बरहक है जब भी आनी है, लेकिन ऐसे बहाने बने जो अल्लाह की तरफ से हो, हमारे खुद के किए हुए ना बने। शाजिब, मैं समझती हूँ, क्योंकि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचता है, आपके दिल को नुकसान पहुंचता है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, आपकी स्किन को, फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, आपकी ब्रेथ अजीब हो जाती है। बीइंग हेल्दी मुस्लिम, आपको होता है कि आप अच्छा स्मेल करें, आपकी बॉडी में वो जाकर तंबाकू क्या करता है, लोग खाते हैं टोबैको, वो भी हेल्दी नहीं होता। प्लीज प्लीज प्लीज, आज का दिन है, हमारी तरफ से गुजारिश है कि प्लीज। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी तंबाकू नोशी में इस वक्त हम मुलव्वस उनको देख रहे हैं। बच्चे भी, चाहे हम अक्सर टीनेजर्स को आजकल देखते हैं, 14-13 साल के, 15 साल के बच्चे जो हैं वो तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं। तो इस स्टेज में जब आपकी डेवलपमेंट हो रही है बॉडी की, जब आपको अच्छा खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, सब्जियां खानी है, जब आपको हेल्दी होना है, अगर आप उस वक्त तंबाकू नोशी करेंगे तो आपका मुस्तकबिल में किस किस्म के नुकसान आपको होंगे, कैसी सेहत आपकी होगी। तो ये खतरनाक जो केमिकल्स हैं, ये कहा जाता है कि एक सिगरेट के अंदर 4000 खतरनाक केमिकल्स में से 250 मुजरे सेहत हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और 50 से ज्यादा तो ऐसे हैं जो कैंसर का बाइस बनते हैं। तो हमें इसी मामले पर बात करें। टोबैको इटसेल्फ एंड देन द पेपर दैट यू स्मोक विद इट, वो बहुत ज्यादा उसको वो इंक्रीज कर देता है हेल्थ के हवाले से। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर साइमा ईद ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में आज हमें नो टोबैको डे पर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। बिल्कुल, लंग हेल्थ प्रोग्राम की इस वक्त वो डायरेक्टर हैं इंडस अस्पताल में। डॉक्टर साइमा, आपसे हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आप तंबाकू नोशी पर बात हो रही है, और खास तौर पर जब हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा अब हमें नजर आ रहे हैं कि तंबाकू नोशी करते, चाहे वो टीनेजर्स हों या 10 साल के इवन बच्चे हों। अब इसको रोकने के लिए, इस खामोश कातिल को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? अस्सलामुअलैकुम एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनविटेशन दिया आज बात करने का। इट्स सच अ इम्पोर्टेंट डे हम सब डॉक्टर्स के लिए, और स्पेशली जो डॉक्टर्स मेरी तरह फेफड़ों पर काम करते हैं। टबैको, जिस तरह आपने बोला है, इट्स अ साइलेंट किलर, और हर किस्म का डॉक्टर जो है वो इन पेशेंट्स से मिलता है, ना सिर्फ फेफड़ों के डॉक्टर लेकिन दिल के डॉक्टर, कैंसर्स के डॉक्टर, और हर किस्म का कैंसर जो है वो टबैको से लिंक हुआ है। और जिस तरह आपने बोला है, सबसे वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है वो बच्चों की है, और ये वाला टाइम, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी अभी भी ग्रोथ हो रही होती है, और उनकी मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, उनके जो स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स होते हैं टबैको के, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। जो हमने इंडस में शुरू किया है वो कि एक प्लेटफॉर्म बनाई है कॉल्ड वॉइसेस अगेंस्ट टबैको, जिसमें हमने यूथ की एम्पावरमेंट और इंगेजमेंट के हवाले से हम चाह रहे हैं कि हम बाकी पॉपुलेशन को भी और कम्युनिटीज़ को अफेक्ट कर सकें। हम अब तक मेरा ख्याल है 200-300 स्टूडेंट्स के इंगेजमेंट के थ्रू काफ़ी कम्युनिटीज़ में हमने ये मैसेज स्प्रेड किया है कि टबैको के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और उसका इम्पैक्ट हम किस तरह, लोगों के ख्याल से हम किस तरह कम कर सकते हैं, ताकि लोगों को खुद ये ख्याल आए कि ये एक प्रॉब्लम है, और बच्चों को एक मैसेंजर बनाए कि वो जो है बिल्कुल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहबा, जैसे कि हम, सॉरी आपकी बात में थोड़ी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि हम नौजवानों को देख रहे हैं, रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फैशन के लिए कर रहे हैं या जिस भी वजह से कर रहे हैं, ये रुझान हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन खास तौर पर मैं लंग के हवाले से बात करना चाहूंगा। लंग्स की अगर बात करें, तंबाकू नोशी से अगर आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो क्या वो रिकवर हो सकते हैं?
एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकते। टोबैको का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट लंग्स पे होता है वो एक क्रॉनिक डिजीज का हो जाता है, और आपकी लंग फंक्शन जब अफेक्ट हो जाती है आपको सांस फूलना शुरू हो जाती है, और ये टाइम के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। आप सिगरेट छोड़ भी दें तो उसका जो डैमेज हो जाता है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और इफेक्ट इसका इस तरह हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन और निमोनियाज जब हो तो आपकी ज़्यादा सीवियर इलनेस होगी, आपको हॉस्पिटलाइज हुआ जाएगा, आप वेंटिलेटर पे हो सकते हैं, और फिर जब डिस्चार्ज का टाइम आएगा तो फिर आपको शायद ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी हमेशा के लिए। सो ये वाले इम्पैक्ट्स होते हैं सिगरेट के इस्तेमाल से जो इरिवर्सिबल हो सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे, और इस दिन का जो है वो पूरी दुनिया में ऐलान किया जाता है, ग्लोबली नो टोबैको डे को मनाया जा रहा है। आपकी नज़र में कोई फर्क पड़ रहा है? इज इट क्रिएटिंग एनी डिफरेंस? अवेयरनेस तो है, लोगों को कहते हैं ना कि पता तो होता है लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते। हाँ पता है, वही डब्बे के ऊपर लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन वही तंबाकू नोशी हो रही है। हाउ डू यू थिंक सेलिब्रेटिंग दिस डे इज क्रिएटिंग डिफरेंस? हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, सही बोला है कि अवेयरनेस तो अब बढ़ गई है, और नाउ इज़ द टाइम कि हमें अब इन इंस्ट्रक्शंस को या इन थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आई थिंक इस स्टेज पे हमें ये सोचना चाहिए कि एज कम्युनिटीज़ हम अपने सोसाइटी को किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट्स जो होते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द लॉज रिलेटेड टू टोबैको कंट्रोल। तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे आसान चीज़ और सबसे जल्दी चीज़ जो ये वाली गवर्नमेंट कर सकती है वो टैक्सेस बढ़ा सकती है सिगरेट्स के ऊपर, क्योंकि जब आप सिगरेट्स की टैक्स को बढ़ाएं और इवन एज लिटिल एज 30% आप उसको थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो वी हैव एविडेंस के 2 लाख कम स्मोकर्स हो जाएंगे इस मुल्क में। और ये वाली पॉपुलेशन हम जिसकी बात कर रहे हैं, बच्चे और यंग पीपल, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड द मोस्ट, क्योंकि उनके पॉकेट्स में बड़ा अच्छा सॉल्यूशन बताया कि इस वक्त तो बड़ा अच्छा मौका है, बहुत अच्छी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो आप सिगरेट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दें, ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी डिटेल में उन्होंने सारी बहुत डिटेल में। आज का इतना मतलब मुझे आज इतना मजा आया है प्रोग्राम में, इतना कुछ सीखने को मिला, रोज ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा चीजें सीखने को मिली। बर्दाश्त के ऊपर हमने सुना, झूठ कैसे आप बोलते हैं और किस तरह आप पकड़ जाते हैं, एंड देन नो टोबैको डे। सो प्लीज प्रोग्राम को साइन ऑफ करने से पहले एक चीज हम दोनों की तरफ से कहना चाहूंगी कि हम लोगों में बर्दाश्त जो है पैदा करने की बहुत जरूरत है, हमें टॉलरेंस लेवल दरगुजर करने की जरूरत है, दिल बड़ा करने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, सिर्फ पॉजिटिव अपने लिए नहीं बल्कि अगले के लिए भी। रखिएगा अपना बेहद ख्याल। शाजिब को और माया को दीजिए कल तक की इजाजत। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, एंड नो टोबैको डे टुडे। अल्लाह हाफिज।